आप देखना शुरू कर चुके हैं पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो देखते रहें। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस चौथे पार्ट में यानी चौथे वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज और इसके एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड होंगे और किरचॉफ लॉ के। किरचॉफ लॉ आपने थर्ड वीडियो में किरचॉफ के दोनों नियमों को पढ़ लिया है, केसीएल और केवीएल, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों पढ़ चुके हैं। उसका यूज़ करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकलेगा और उसमें न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत की जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, उसमें अननोन रेजिस्टेंस का पता करने के लिए व्हीटस्टोन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दी है। इसका प्रायोगिक रूप जो है मीटर ब्रिज है। हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे, वो हमारे प्रैक्टिकल के कोर्स में भी है। मीटर सेतु से हम प्रतिरोध निकालते हैं, किसी भी अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं और उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल में, इसी यूनिट से 12th के प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, जिसमें पहला प्रैक्टिकल होता है तार का प्रतिरोध निकालना और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। एक्चुअली वो ओम्स लॉ है। और दूसरा प्रैक्टिकल इसमें मीटर ब्रिज का है, जिसमें हम प्रतिरोध और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों निकालते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो व्हीटस्टोन ने जो व्यवस्था बनाई उसके अंतर्गत क्या है, 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़ा जाता है। AB में ये P, BC में ये Q रेजिस्टेंस, CD में ये S और AD में R। इसमें से S अननोन होता है और बाकी के ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और ये नोन P और Q होते हैं। इसमें यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है, संतुलन का मतलब होता है कि सेतु संतुलन की स्थिति में तब होता है जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होता है, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा 0 होती है। प्रतिरोधों के मानों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि IG की वैल्यू 0 हो। इस कंडीशन में इसकी 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो इसके 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण में एक सेल और कुंजी केवल लगी होती है, जैसे चतुर्भुज का विकर्ण होता है, एक AC विकर्ण होता है और एक BD। तो AC विकर्ण में क्या लगा है, ये सेल लगा है और कुंजी केवल, इसको सेल कुंजी कहते हैं। और दूसरे विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर और एक की K2 लगी रहती है। तो सेतु की संतुलन की स्थिति में अनुपात बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि इन 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q और अन्य 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात R/S ये बराबर होता है, ये संतुलन की स्थिति में। और यही व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम निकालेंगे, इसकी स्थापना कैसे करेंगे, वही हमारा प्रश्न होता है, वही हमसे पूछा जाता है कि क्या है। तो क्या है, तो आपने समझ लिया कि एक चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगा है, एक विकर्ण AC में सेल लगा हुआ है। संतुलन की स्थिति में P/Q बराबर R/S, जबकि IG की वैल्यू क्या है, 0 है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हमारा ये है डायग्राम, इसको जरा समझ लीजिए और आगे किस तरह से व्युत्पन्न करेंगे उसके लिए। जैसे ही इस कुंजी K1 को दबाया जाता है, यानी सेल को चालू किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो इस सेल से I धारा बहने लगती है, जो इस बिंदु A पर पहुंचकर चित्र में आपको दिखाई दे रही है, 2 भागों में बट जाती है। इसका एक हिस्सा I1 प्रतिरोध P से और दूसरा हिस्सा I2 प्रतिरोध R से बहता है। अब ये B बिंदु पे I1 धारा पहुंचती है और फिर से यहाँ 2 हिस्सों में बंटती है। इसका IG हिस्सा गैल्वेनोमीटर G से और शेष, यानी I1 यहाँ से जा रही थी, IG उसमें से इधर चली गई, तो शेष बचेगा I1 माइनस IG, वो प्रतिरोध Q से प्रवाहित होता है। यहाँ D बिंदु पर देखिए, R से आने वाली धारा यानी AD से आने वाली धारा I2 और ऊपर से ये गैल्वेनोमीटर से आने वाली धारा IG दोनों जुड़ती हैं D बिंदु पर।
तो प्रतिरोध S से बहने वाली धारा I2 प्लस IG होती है और यहाँ से I। तो इस तरह से ये धारा का विभाजन हो गया। अब हम इसको सिद्ध करेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से। हमें दो इसमें क्लोज सर्किट दिख रहे हैं, एक ABDA और एक BCDB। तो हम बारी बारी से इन दोनों सर्किट को लेते हैं। तो हम पहला सर्किट लेते हैं ABDB बंद परिपथ में। किरचॉफ का दूसरा नियम ये क्या कहता है कि प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम R और I का गुणनफल लेते हैं और राइट हैंड साइड में EMF का योगफल लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम यहाँ से चले, इस सर्किट को हम ले रहे हैं, तो I1 यहाँ बहने वाली धारा है और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, P है। हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I1 इंटू P क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, IG बहने वाली धारा है और G उसके संगत प्रतिरोध है, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ D बिंदु से A बिंदु की ओर जाते समय धारा I2 की दिशा A से D है और हम जा रहे हैं D से A की ओर, तो I2 और R का गुणनफल क्या आएगा, निगेटिव। क्योंकि इस पूरे सर्किट में EMF नहीं है तो इस तरफ आएगा बराबर 0। नियम की चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ी है कि धारा की दिशा में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव, धारा की विपरीत दिशा में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल नेगेटिव। सेल में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर EMF पॉजिटिव और धन से ऋण की तरफ EMF नेगेटिव, ये रूल है। अब संतुलन की जब स्थिति है तो IG की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो IG की वैल्यू जब 0 है तो ये वाला टर्म क्या है, ये 0 हो जाएगा, IG इंटू जी। हमारे पास केवल दोनों टर्म बचेंगे, I1P माइनस I2R। हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I1P इक्वल्स टू I2R। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम इस दूसरे सर्किट से दूसरा समीकरण बना लेंगे BCDB से। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ये तो आ गया पहला समीकरण हमारा, I1P इंटू I2R। दूसरा हमने सर्किट कौन सा लिया, BCDB। अब यहाँ से देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाइए। धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, यहाँ धारा क्या है, I1 माइनस IG और संगत प्रतिरोध क्या है, Q। इन दोनों का गुणनफल प्लस होगा। लेकिन C बिंदु पर जब हम आएंगे तो ये धारा की दिशा D से C है और हमारा चलना कहाँ से है, C से D, तो धारा की विपरीत दिशा में, यानी I2 प्लस IG इंटू S क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब आप D से B की तरफ जाएंगे तो IG की दिशा B से D है, यानी IG इंटू GB क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब IG की वैल्यू 0 है संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ कौन कौन से टर्म 0 हो जाएंगे, देखिए ये IG 0 हो जाएगा, ये IG 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ केवल बचेगा I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, बाकी के टर्म सब 0 हो गए। ये आ गया, इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो I1Q बराबर आ गया I2S। ये हमारे समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो LHS डिवाइडेड बाई LHS, RHS डिवाइडेड बाई RHS। I1 से हमारा I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ I2 से हमारा I2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसका प्रायोगिक रूप चूँकि मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में ये S अननोन रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मीटर ब्रिज की चर्चा करेंगे उस प्रैक्टिकल की, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, आप करिएगा इसे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु का है और NCERT का ही है, वो हम करेंगे। देखिए ये हमारा सवाल है, व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं में प्रतिरोध AB बराबर 100 ओम, BC बराबर 10 ओम, CD बराबर 5 ओम, DE इजकल टू 60 ओम है। धारा मापी का प्रतिरोध 15 ओम है। AC के मध्य विभवांतर 10 वोल्ट है। तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा I का मान ज्ञात कीजिए। हमने ये सर्किट बना लिया। AB में कितना लगा है, 100। BC में कितना लगा है, 10 ओम। CD में कितना लगा है, 5 ओम। AD में कितना लगा है, 60 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये 15 ओम है।
और 10 वोल्ट का ये वोल्टेज लगा हुआ। पूर्व की तरह ही जिससे हमने व्हीटस्टोन सेतु को सिद्ध किया है, हम इसका क्लोज सर्किट ये लेते हैं ABDA। यहाँ A से चलें और यहीं आ जाएं तो वही धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, और धारा की दिशा पॉजिटिव, धारा की विपरीत दिशा नेगेटिव। तो यहाँ धारा I1 है, प्रतिरोध 100 ओम है तो 100 I1 प्लस का आ गया। यहाँ 15 ओम प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का, IG धारा है, यही हमको निकालना है 15 IG प्लस का। यहाँ उसमें हमने अभी किया था, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 60 I2 ये माइनस का आएगा। अब इस पूरे समीकरण में 5 का भाग जा रहा है तो हम 5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 I1 और ये 5 दिया 15 3 IG और 12 पंजे 60 माइनस 12 I2 इजकल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमने सेकंड निकालना है तो धारा की दिशा में चलेंगे तो 10 का और इसका गुणा I1 माइनस IG का प्लस होगा। यहाँ जाएंगे तो 5 का और इसका गुणा माइनस होगा, और यहाँ ऊपर जाएंगे तो 15 और IG का गुणा भी क्या होगा, माइनस होगा। देखिए यहाँ 10 10 में इसका गुणा होगा, लेकिन धारा की दिशा में जा रहे हैं लिहाजा ये क्या है, प्लस है। यहाँ -5 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये माइनस है। यहाँ भी हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो -15 IG। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट को तोड़ दें तो 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 IG माइनस 15 IG। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 15 10 और 5 15 और 15 30 IG। तो ये आ गया 10 I1 माइनस 30 IG माइनस 5 I2। इसको हमने अब विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ 20 है तो यहाँ 20 करने के लिए क्या करिए, इस समीकरण में 2 का गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो 10 दूनी 20, 30 दूनी 60 और 5 दूनी 10, ये आ गया। अब हमारे पास 2 समीकरण हो गए, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, विलोपन विधि लगा देंगे। तो हमने ये पहला समीकरण लिखा ऊपर, उसके नीचे दूसरा समीकरण लिखा और घटा दिया समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये 20 I1 और ये 20 I1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 60 और 3 क्या हो जाएगा, 63 IG और माइनस 12 में से 2 गया, माइनस का 12 है तो माइनस 2 I2। अब यहाँ से हम 2 I2 इधर पक्षांतर कर दें तो 2 I2 इजकल टू 63 IG। I2 की वैल्यू आ जाएगी 63/2 IG। ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। तो क्या आया इक्वेशन थर्ड, I2 इजकल टू 63/2 IG। अब हमें एक और क्लोज सर्किट यहाँ दिख रहा है, वो कौन सा, ADCE। इसमें हम लगाएंगे, इसमें वोल्टेज भी है तो राइट हैंड साइड भी आएगा। अब देखिए I2 यहाँ जा रही है 60 है तो ये प्लस, ये 5 और ये I2 प्लस IG है तो ये प्लस, और बराबर में आ जाएगा 10। कैसे आएगा, 60 I2, ये 60 इंटू I2 धारा की दिशा में, 5 इंटू I2 प्लस IG ये भी धारा की दिशा में, और ये इस तरफ बराबर में जो EMF आना है वो कितना है, 10। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस 5 IG। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये 60 और 5 65 I2 हो जाएगा और ये 5 IG इज इक्वल टू 10। ये पूरे में 5 का भाग जा रहा है तो हम इसको सरल करने के लिए, छोटा करने के लिए 5 का भाग दे देंगे। तो 5 से भाग दिया 65 में 13 I2, ये 5 से 5 कम 5 IG और 5 दूनी 10। ये हमारा समीकरण 4 आ गया। अब हम 3 से जो I2 का मान लेके आए थे ये 63/2, वो I2 की जगह हम यहाँ रख देंगे। तो 13 और 63/2 IG प्लस IG, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 31.5 IG। इसमें 13 का गुणा करते हैं तो ये आता है 409.5 IG, 409.5 IG प्लस IG, ये 410 हो गया, बराबर 2, ये चला ही आ रहा है। IG की वैल्यू निकालना है, 2 में इसका भाग दे देंगे 410.5 का, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.004872। कैलकुलेट कर लेना आप, इतना एम्पियर, ये एम्पियर में हमारा आंसर आया। अब हम इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति जो 11th में है वो आपने पढ़ी है, दशमलव को, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के
बाद लाया जाता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो यदि हम दाहिने तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 के ऊपर उतनी ही ऋणात्मक घात लगती है जितना हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है, और बाईं तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 पे प्लस की घात लगती है। तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं 1 2 3, तो 4.8 इंटू 10⁻, 3 अंक शिफ्ट किया, -3 एम्पियर। अब आपको पता है 10 की घात ऋण 3 एम्पियर 1 मिली एम्पियर होता है। इसका मतलब है IG की वैल्यू आ गई 4.872 मिली एम्पियर। तो ये हमने किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु से ये एक न्यूमेरिकल किया जो उस पर बेस्ड था। मुझे ये समझ में आ रहा है ऐसा कि आपको आ जाएगा समझ में, नहीं आता है तो इसको दोबारा पॉज करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा यदि आपको कोई दिक्कत जा रही है, और यदि समझ में आ रहा है वीडियो तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए फिजिक्स, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।